हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा या फिर कह लीजिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, साथ ही साथ उसका व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन भी करते चलिएगा और साथ ही साथ जब मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊं तो आप उसे भी ध्यान से देखते रहेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का PDF अगर चाहिए होगा तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, जिसमें 650 लगभग हमारे मेंबर्स हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम विभिन्न तरह के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखते हैं, हम सब मिल के प्रश्नों को हल करते हैं और तरह तरह के डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले इस एग्ज़ाम के लिए जो सहकारिता या फिर सहकारिता अधिनियम जो है उससे या फिर बैंकिंग से संबंधित 7 वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा जो होगा 8वां वीडियो होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक वो सारे वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सारे वीडियोस को भी देखें और फिर इस वीडियो को देखें और कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा सेशन रहेगा, तो लास्ट तक आप जरूर वीडियो को देखें। पहला प्रश्न जो है जो बहुत कॉमन सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, लेफ्ट में हमको सहकारी शक्कर कारखानाओं का इधर नाम दिया गया है और राइट साइड में जिला दिया है कि कौन से जिले में स्थिति है इनकी। पहला, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद, या फिर महामाया सहकारी शक्कर कारखाना बिलासपुर, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे वल्लभ छूट गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है कारखाना और जिलों से, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता हो गया होगा, ऑप्शन नंबर C जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो बिलासपुर जिला में आपको न मिलके ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये सूरजपुर जिला में मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, सूरजपुर जिले का एक ग्राम है, ग्राम का नाम भी याद रखिएगा, ग्राम केरता। ठीक है, केरता ग्राम में ये महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो है स्थित है। ठीक है, ये जो माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है, इसका अगर स्थापना की बात किया जाए तो ये 2007 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2007 में स्थापित किया गया था माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना सूरजपुर के केरता में। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इसका उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, तो 2010 से इसका उत्पादन जो है शुरू हुआ है, याद रखिएगा। ये भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना ये बिल्कुल सही है, कबीरधाम जिले में ही स्थित है। कबीरधाम के ग्राम का अगर नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो कबीरधाम जिले के रामहेपुर ग्राम में मिलेगा। ठीक है, कौन सा ग्राम, रामहेपुर ग्राम में। ये जो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना है ये हमारे प्रदेश का प्रथम, ठीक है, ये फर्स्ट शक्कर कारखाना है। और इसका अगर निर्माण की बात करूं, इसकी स्थापना की बात करूं तो 2002 से लेके 2003 के बीच यह स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शक्कर उत्पादन के साथ साथ यहाँ पे 6 मेगावाट का बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ, तो ये भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाने के अंदर, याद रखिए कितना मेगावाट, 6 मेगावाट का बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है। बी ऑप्शन जो है हमारा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, तो ये बालोद जिला में है, बिल्कुल सही है, बालोद जिला का करका भाटा ग्राम में। ठीक है, करका भाटा ग्राम में ये सहकारी शक्कर कारखाना स्थित है। इसकी अगर निर्माण की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है, ये कबीरधाम जिले का
स्थान याद रखिएगा विशेषरा, ठीक है, विशेषरा पंडरिया के पास, ठीक है। तो विशेषरा पंडरिया करके याद रखिएगा। ये कौन से जिले में? कबीरधाम जिले में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब? तो सन 2016 में इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ पर भी 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये पूरा डिटेल्स आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में हमारा प्रदेश जो छत्तीसगढ़ है उसमें 4 सहकारी शक्कर कारखाने, ठीक है, 4 सहकारी शक्कर कारखाने जो है वो कार्यरत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे डिटेल्स को आप नोट डाउन भी करते चलें और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राज्य सहकारी अधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। यहाँ पे 3 कथन दिया है, इसमें बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है सही है। पहला, सहकारी सोसाइटियों के विवादों का निराकरण हेतु इस अधिकरण का गठन 27 मई 2014 को किया गया था। दूसरा, राज्य सहकारी अधिकरण का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। तीसरा, सहकारी सोसाइटियों के विवादों का निराकरण इस अधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 78(1) के तहत किया जाता है। ये तीनों कथनों में कौन कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो इस जो पूरा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? राज्य सहकारी अधिकरण, ठीक है, राज्य सहकारी अधिकरण, इससे संबंधित। तो ये टॉपिक भी है, यहाँ पे छोटा सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, राज्य सहकारी अधिकरण को बेसिकली बनाया ही इसलिए जाता है ताकि एक से अधिक सोसाइटियों के मध्य जब विवाद हो, विवाद की स्थिति पैदा हो जाए तो उसका निराकरण हो सके। तो जब ये जो राज्य सहकारी अधिकरण होगा तो इन विवादों का निपटारा जो हमारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है उसके धारा 78(1) के तहत ही करता है। इसमें जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के माध्यम से ही इन विवादों का निवारण या निराकरण करता है। तो ये तीसरा कथन जो है सही है। पहला आप देख लेते हैं। और इन विवादों के निराकरण के लिए जो जो राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया था वो 27 मई 2014 ईस्वी को किया गया था। यह कथन भी बिल्कुल सही है और इसका जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में ही स्थित है। इस प्रकार यहाँ पे तीनों कथनों को मैंने सही लिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा राज्य सहकारी अधिकरण जो है ये क्या करता है रायपुर में, ठीक है, रायपुर में क्या होता है एक कैंप का आयोजन किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैंप कोर्ट, ठीक है। रायपुर में एक कैंप कोर्ट का आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत दुर्ग संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया या फिर बस्तर संभाग हो गया, ठीक है। इन सभी संभागों के जो सहकारी अधिकरण हैं उन सभी में किसी भी तरह का विवाद की स्थिति हो जाए तो इनसे संबंधित जो न्यायालयीन प्रकरण है उनकी सुनवाई रायपुर के जो कैंप कोर्ट का आयोजन किया जाता है वहाँ किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन राज्य सहकारी अधिकरण, उसका एक्सप्लेनेशन। तो आप अपने हिसाब से जो नोट डाउन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो सहकारी सोसाइटी होता है तो उसका जब बोर्ड बनता है, ठीक है, जो सहकारी संस्थाएं होंगी उनका जब बोर्ड का जब सिलेक्शन होता है तो उसके लिए निर्वाचन की आवश्यकता होती है। तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन होता है तो मतलब कहने का कि वर्तमान में उसका आयुक्त कौन है? पहला है श्रीमती सावित्री भगत, दूसरा श्री सुनील कुमार कुजूर, तीसरा नरेंद्र कुमार दुग्गा और चौथा हेमशिखर गुप्ता। कौन जो है वर्तमान में राज्य सहकारी आयोग के आयुक्त हैं हमको बताना है, ठीक
ठीक है। तो याद रखिएगा वर्तमान में राज्य सहकारी, वर्तमान में बोल रहा हूँ तो अगर आप वीडियो को भविष्य में इन फ्यूचर कभी भी देखें तो मैं वर्ष 2023 की बात कर रहा हूँ। इसमें भी मैं अब वीडियो, क्योंकि मैं रात 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 अक्टूबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2023 तक, मतलब वर्तमान में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, श्री सुनील कुमार कुजूर, ठीक है। श्री सुनील कुमार कुजूर जी हैं वर्तमान में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, श्रीमती सावित्री भगत कौन है, ये कौन है, क्योंकि मैं जब भी ऑप्शन देता हूं तो उसके सारे ऑप्शंस के कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होते हैं, ठीक है। तो जो श्रीमती सावित्री भगत जो हैं राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के सचिव हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, तो श्रीमती सावित्री भगत। और सुनील कुमार कुजूर के बारे में तो हमने देख लिया कि ये वर्तमान में आयुक्त हैं। अच्छा, नरेंद्र कुमार दुग्गा कौन है, तो नरेंद्र कुमार दुग्गा जो हैं वो सहकारिता विभाग के पंजीयक हैं, ठीक है। वर्तमान में जो हमारा छत्तीसगढ़ का सहकारिता विभाग है उस सहकारिता विभाग के वर्तमान में पंजीयक हैं, रजिस्ट्रार है, ठीक है, याद रखिएगा। और हिमशिखर गुप्ता कौन है, तो इसी का छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग मंत्रालय के ये वर्तमान में सचिव हैं। देखिए यहाँ पे जो सचिव की मैं बात किया वो किसका है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, उसके सचिव हैं। लेकिन यहाँ पे जो हिमशिखर गुप्ता जो मैं सचिव लिख रहा हूँ ये कौन है, तो राज्य सहकारिता विभाग के सचिव हैं, इसके सचिव हैं। इसको नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं अभी कि बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका तो सारे लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारा जो सहकारिता विभाग है उसके मंत्री कौन है, कमेंट करके इसका आंसर सब लोग बता देंगे। तो इसका सचिव कौन हमने देखा, श्री हिमशिखर गुप्ता इसके वर्तमान में सचिव हैं, ठीक है, मंत्रालय के सचिव हैं, सहकारिता विभाग के मंत्रालय का। एक चीज़ बताइए, देखिए नोट करिएगा कि जो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग है, ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसके आयुक्त तो देख लिए। क्वेश्चन है कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन याद रखिएगा 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर 2014 का इसका गठन डेट है, याद रखिएगा। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस सब को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि प्रदेश में वर्तमान में कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम जो अभी होने वाला है जस्ट 15 अक्टूबर को, उस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ को, जो चारों ऑप्शन है चारों कुछ ना कुछ हैं, तो चारों को अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, हमारे से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2058, ठीक है। कितने हैं, 2058। इसके बारे में आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें थोड़ा सा और डिटेल आपको देखने को मिलेगा। बात आती है कि अब ये 7 क्या है, तो वर्तमान में जिला सहकारी केंद्रीय कार्यशील बैंक है, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्या, जिला, शॉर्ट में लिखता हूँ सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या, कार्यशील बैंकों की संख्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो कार्यशील या फिर कार्यरत बैंकों की संख्या कितनी है, 7। कौन से बैंक है, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, उनकी संख्या कितनी है, 7। 12 क्या है, तो ये है छत्तीसगढ़ के अंदर नागरिक सहकारी बैंक, ठीक है, नागरिक सहकारी बैंक। ये जो केवल कार्यशील मैं बैंकों का नाम बता रहा हूं, मतलब संख्या बता रहा हूं, ये सब भी कार्यशील ही हैं। बाकी और भी हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक है जिसका सब परिसमापन कर दिया गया है। तो केवल मैं कार्यशील बैंकों की संख्या ही बता रहा हूं। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो कि कार्यशील है वो 7 है, नागरिक सहकारी बैंक जो कि कार्यशील है वो कितने हैं, 12 हैं। ये 11 क्या है, तो 11 है कार्यशील शीर्ष संस्थाओं, ठीक है, कार्यशील जो शीर्ष संस्थाएं हैं, ठीक है,
उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 11 है, याद रखिएगा। ठीक है, और हमने ये तो बता ही दिया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखानाएं हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिला लघु वनोपज सहकारी संघ हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या जो है याद रखिएगा 31 है। ठीक है, तो ये सब को आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। ठीक है, आज का जो क्वेश्चंस है पूरे सब के सब बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है आपके लिए कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति किस जिले में स्थित है या फिर स्थापित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मां दंतेश्वरी, पीछे हमने देखा था क्या, दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना। ठीक है, कंफ्यूज उससे मत होइएगा, पीछे क्या बताया था कि दंतेश्वरी मैया या फिर दंतेश्वरी सहकारी ठीक है, सहकारी शक्कर कारखाना, पीछे हमने एक देखा था। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत हो गया, वो शक्कर कारखाना की बात हो रही है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मक्का प्रसंस्करण केंद्र की या एवं विपणन सहकारी समिति की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कौन से जिले में है, कबीरधाम जिला, सूरजपुर, कोंडागांव या फिर बालोद, कहाँ स्थित है। तो ये जो दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना जो था ये तो बालोद में था। ठीक है, ये कहाँ था, बालोद में, बालोद के करकाभाटा में था। ठीक है, तो ये मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र जो है आपको कोंडागांव में देखने को मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, और कबीरधाम के अंदर तो हमने देखा ही था, कबीरधाम के अंदर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ, कबीरधाम के अंदर था। ठीक है, याद रखिएगा। और सूरजपुर के अंतर्गत तो हमने देख ही लिया था मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ये भी देखा था कोंडागांव के अंदर, तो ये बता दिया। और देखिए कोंडागांव में एक चीज़ और ही याद रखिएगा, ये जो कोंडागांव में जो मक्का प्रसंस्करण केंद्र है ये कहाँ पे है, तो याद रखिए कोकाड़ी में। ठीक है, कोकाड़ी ग्राम जो है कोंडागांव का, वहीं पर ये मक्का प्रसंस्करण केंद्र है। और साथ ही साथ यहाँ पर मक्का आधारित, ठीक है, लिख लीजिएगा इस चीज़ को, मक्का पर आधारित या फिर मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, इथेनॉल प्लांट किस पर आधारित, तो मक्का पर आधारित। उसी तरह जो कबीरधाम है, ठीक है, कबीरधाम के अंतर्गत जो भोरमदेव है, यहाँ पे भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, यहाँ पर गन्ने पर आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, गन्ने पर आधारित इथेनॉल प्लांट का स्थापित किया गया था, जो कि राज्य का प्रथम है और पीपीपी मॉडल पर स्थापित ये छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट है, जो कि रामहेपुर कबीरधाम में होगा। ठीक है, तो ये सब को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 6वें वाले पर। 6वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको भी ध्यान से आप लोग देखेंगे। 6वां प्रश्न है कि प्रदेश में नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में नए प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, शुरुआत में अगर इसकी मैं बात करूं तो उनकी संख्या कितनी थी, तो अभी वर्तमान में देखिए 2058 है। ठीक है, कितनी, 2058। इससे पहले 1333 था। कितने था, 1333 था। किसकी, तो प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 1333 था। लेकिन बाद में गठित किया गया, कुछ और गठित किया गया, और गठित करने के बाद कितना हो गया था, मैं पीछे भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, 2058 कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया था। अब इन चारों में से कौन कौन सा कथन जो है सत्य है या फिर कोई एक सत्य है, आपको बताना है। पहला है 725 नवीन समितियों के गठन एवं पंजीयन के पश्चात प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति हो गई। दूसरा, नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज
एवं ऋण की उपलब्धता के साथ साथ समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। तीसरा, नवगठित समितियों के संचालन हेतु समिति मुख्यालय में कार्यालय व्यवस्था हेतु प्रत्येक समिति को एक साथ 50,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने हेतु 3.36 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति किया गया है। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है, क्योंकि बार बार इस सबको पढ़ने से थोड़ा समय लग जाता है, मैं इसका बताता हूं कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं यहाँ पे जो ऊपर में तीनों विकल्प दिया गया है, तीनों सही विकल्प को ही मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो अब यहाँ पे समझना है कि शुरुआत में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ थी, जिनमें 725 नए समितियों का गठन किया गया। और इस 725 को जब इसके साथ आप मिला देंगे तो टोटल आपके पास कुल समितियों की संख्या 2058 हो जाएगा, इसीलिए पहला विकल्प सही है। अब जो नवगठित जो प्राथमिक कृषि साख समितियां मतलब ये 725, ये क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो किसान है उनको खाद दिया जा रहा है, बीज दिया जाता है, साथ ही साथ उनको ऋण भी प्रोवाइड किया जाता है, और क्या, तो समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन भी किया जा रहा है इन नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से। तो दूसरा भी कथन सही है। अब क्या कि जो नई समितियां गठन किया गया है उनको संचालन करने के लिए जो जहां उनका मुख्यालय होगा, हेड क्वार्टर होगा, वहां पे एक कार्यालय, एक ऑफिस की आवश्यकता होगी। तो वो ऑफिस के निर्माण के लिए, कार्यालय के निर्माण के लिए जितने भी ये नए 725 समितियां हैं, प्रत्येक को 50-50 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। एक साथ उनको 50,000 रुपये दे दिया जाएगा कि आप अपने मुख्यालय में कार्यालय बना लें। और इस प्रकार कुल जितने भी साख समितियां हैं 2058 में से ये 725, इन सबके लिए टोटल 3.63 करोड़ रुपए को स्वीकृत किया गया है। इसीलिए चारों के चारों ऑप्शन हमारा बिल्कुल मतलब तीनों विकल्प सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न अब देख लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये मेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कुल कितने हो गए, नए कितने हैं तो 725, और क्या उनका कार्य क्या है, कुल प्रत्येक को कितना पैसा मुहैया कराया जा रहा है उनके कार्यालय निर्माण के लिए, और कुल कितना रुपए की स्वीकृति की गई। ये चारों चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। सातवां प्रश्न है कि प्रदेश में संचालित सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों के डिजिटाइजेशन हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रत्येक समिति के डिजिटाइजेशन में कितने खर्च लागत अनुमानित है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि अभी वर्तमान में टोटल छत्तीसगढ़ में कितने प्राथमिक कृषि साख समिति है, तो 2058, जिसमें से 725 नए बनाए गए हैं, पुराने कितने हैं तो 1333। क्लियर है इतना। अब क्योंकि ये सभी जो है पुराने कागज डॉक्यूमेंट्स पर आधारित थे, पेपर पे बेस्ड ये सारे इनके रिकॉर्ड होते थे। तो अब जो केंद्र सरकार के केंद्र प्रवर्तित एक योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब किया गया, तो याद रखिएगा अगर मैं बोलूं कि 2022-23 के बीच में एक योजना का केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना की चलाया गया कि जिसमें जितने भी प्राथमिक कृषि साख समिति हैं उन सबको डिजिटलाइज किया जाए। ठीक है, उन सबको पेपर पर ना होके उन सबको कंप्यूटराइज किया जाए, डिजिटलाइज कर दिया जाए। क्यों डिजिटलाइज कर देना चाहिए, ताकि किसानों के जितने भी प्रकार के ऋण की बात हो गई है, उनकी कितनी अमानत राशि है, खातों में कितना ब्याज की गणना करना हो, लेन देन का हिसाब किताब रखना हो, तो ये सब जब तक की बात हो पूरा अपडेटेड फॉर्म में हो, ये सब पूरा कंप्लीट हो, डिजिटलाइज हो जाए, कंप्यूटर में रहे, ताकि जब भी जिसकी जानकारी हो उस जानकारी को आसानी से निकाला जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसीलिए डिजिटलाइज किया गया। तो इस डिजिटलाइजेशन के लिए 2022-23 में शुरुआत किया गया है, और कोशिश किया जाएगा कि 2025 से लेके 26 तक ये पूरी तरीके से डिजिटाइजेशन ये कंप्लीट हो जाए। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि अब प्रत्येक समिति को मतलब ये पूरा जो डिजिटाइजेशन करना है तो इसमें खर्च तो होगा। खर्च करने के लिए अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो जो प्रत्येक समिति होगी उस प्रत्येक समिति के लिए कितना खर्च लागत होगा ये बताना है। 3.91 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3.57 लाख रुपए या फिर 5.9 लाख रुपए कितना आएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.91 लाख रुपए एक समिति के डिजिटलाइजेशन में आएगा। तो ये लगभग कितना है, तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का है। तो एक मोटा मोटी भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका डिजिटाइजेशन होगा तो केवल केंद्र की ही तो लागत नहीं होगी,
इसमें राज्य का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी की अगर बात करूंगा तो 60 और 40 के अनुपात में होगा। ये केंद्र का हो जाएगा और ये राज्य का हो जाएगा। 60-40 का केंद्र और राज्य का लागत इसमें होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से ये वाला एक हो गया और ये दूसरा डाटा हो गया और ये डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। यहाँ से इतना सारा चीज़ पूछा जा सकता है, ये सब तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये जो हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड कहते हैं इसको, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। देखिए क्या है ये मार्कफेड। तो इस मार्कफेड को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये है क्या। इसको अगर ध्यान से देखेंगे, 2 वर्ड में तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा MARK मार्क और दूसरा मिलेगा FED फेड। ठीक है, तो जो मार्क है इसका फुल फॉर्म है मार्केटिंग, क्या रहेगा मार्केटिंग, और दूसरा जो फेड है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन। ठीक है, तो मार्कफेड का फुल फॉर्म क्या हो गया मार्केटिंग फेडरेशन। मतलब ये पूरा जो देखा जाए यहां से यहां तक क्या है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट CG स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मतलब कोऑपरेटिव। ठीक है, CG स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये मार्कफेड का टोटल फुल फॉर्म हो गया। अब इसी का स्थापना की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 2014, 28 अक्टूबर 2014, 1 नवंबर 2000 या फिर 24 अक्टूबर 2020, सॉरी 24 मई 2020। तो ये 24 मई 2020 तो होगा नहीं, क्योंकि ये डेट आपको याद ही होगा कि इस दिन क्या हुआ था। तो इस दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 24 मई 2020 को हुई थी। तो ये तो हमारा विकल्प में नहीं है। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो इस दिन ही हमारा क्या हुआ था, ये जो मार्कफेड का स्थापना किया गया था, जब हमारा राज्य निर्माण हुआ उसी समय। देखिए ये मार्कफेड जो है एक्चुअली में अगर अस्तित्व में कब आया अगर पूछ दे, ठीक है, मार्कफेड जो है अस्तित्व में कब आया, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। लेकिन इसका कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो 1 नवंबर जैसे ही हमारा जिस दिन राज्य बन के हमारा स्थापना हुआ, राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 को, उसी दिन से मार्कफेड को भी कार्यशील माना जाता है। अस्तित्व में 1 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2000 को, और कार्य कब से, तो 1 नवंबर 2000 से शुरू किया गया। तो ये सी विकल्प जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। 1 अप्रैल 2014 को क्या हुआ था, पीछे शायद मैं बताया हूँ क्या, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2000 के डेट को किस लिए, ये है कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण का वितरण करना। ठीक है, कृषकों को मतलब किसानों को ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया जाना प्रारंभ हुआ था। इस चीज को याद रखिए कि चारों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। 1 अप्रैल 2014 को क्या, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना शुरू हुआ इस दिन से। 28 अक्टूबर 2014 क्या है भाई, 28 अक्टूबर 2014 क्या है, पीछे शायद मैं बताया था इस दिन कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। किसका, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था कब, तो 28 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है आपको, जो कि याद रखना है कि जो मार्कफेड है, ठीक है, जो मार्केटिंग फेडरेशन है, सीजी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसका वर्तमान में एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, या फिर प्रबंध निदेशक कौन है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मनोज कुमार सोनी। मनोज कुमार सोनी जी वर्तमान में इसके एमडी हैं। तो ये था हमारा मार्कफेड के बारे में इसका इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मार्कफेड अब करता क्या है, तो ये मार्कफेड जो है ये समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीदी या फिर रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति करना मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। कई बार से
जो सरकार होती है उसके आदेश पर जो पौधे होते हैं, पौधों के संरक्षण की सामग्री भी उनको प्रदान किया जाता है किसानों को। तो ये इनका मार्कफेड का बेसिकली काम होता है। ठीक है, 9वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में संचालित किसान ऋण माफी योजना के बारे में सत्य क्या है। ठीक है, सत्य की बात कर रहा हूं, अभी तक असत्य के क्वेश्चंस में ज्यादा बना रहा था, इस बार सत्य। ये 4 में से कौन सा कथन जो है सत्य है वो बताना है। ठीक है, बाकी 3 तो असत्य होंगे। पहला, इस योजना, किस योजना की बात कर रहा हूं, किसान ऋण माफी योजना। ठीक है, किसान ऋण माफी योजना, इस योजना के बारे में सत्य क्या है। इस योजना का प्रारंभ दिसंबर 2019 में हुआ था। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ किया जाता है। तीसरा, योजना अंतर्गत अब तक 20 लाख किसानों को कर्ज माफ किया जा चुका है। और चौथा है, अब तक 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। तो ये 4 में से जो हमारा सही है वो केवल एक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्तमान में मतलब अभी तक ये रूल क्या है कि जो किसान ऋण योजना है इसके अंतर्गत किसानों का अगर 2 लाख रुपए तक की राशि है, ठीक है, 2 लाख रुपए तक, ये जो है हमारा मतलब कह सकते हैं कॉन्क्रीट पॉइंट है, यहाँ तक 2 लाख रुपए तक की ऋण को माफ किया जा सकता है इस योजना के तहत। बात है कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो दिसंबर 2019 के जगह दिसंबर 2018 अगर लिख लिया जाए तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो शुरुआत कब हुआ था, दिसंबर 2018 से। इस योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा चुका है अभी तक, बल्कि 17 लाख किसान होगा। तो इस 20 के जगह आपको क्या कर लेना है, 17 लाख किसानों का कर्ज अभी तक माफ किया जा चुका है। और अब तक कितना, तो 20,000 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि इसके जगह आपको लिख लेना है 9,720 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। तो ये सारे चीजों को आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे, याद रहेगा। ये कब तक का डिटेल है भाई, तो ये सितंबर 2023 तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। तो आज का हमारा लास्ट और 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत कथन कौन है वो हमको पहचानना है। यहाँ पे 6 कथन दिया गया है, 6 में से गलत कौन सा है वो पहचानना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला कथन है कि कृषि साख समिति संबंधी बनी योजना RIFD गोदाम निर्माण से संबंधित है। दूसरा, पूरे प्रदेश में मार्कफेड के 33 जिला वितरण कार्यालय कार्यरत हैं। तीसरा, राज्य में वर्तमान में गन्ने का समर्थन मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल है। चौथा, नवीन प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह कार्यालय हेतु विश्व बैंक से मदद ली गई है। पांचवा, वित्तीय वर्ष 2023 में सहकारिता हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और छठवां है, रायपुर और बिलासपुर में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। इसमें से पहला जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, जो RIFD योजना है इस योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण से संबंधित है। ये RIFD क्या है, गोदाम निर्माण से संबंधित है। इसके तहत जितने भी नवीन प्राथमिक सहकारी समितियां बनाए गए हैं उनके कार्यालय के साथ साथ गोदाम निर्माण की बात किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये RIFD उसी से संबंधित है। तो ये पहला और ये ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, पूरे प्रदेश में मार्कफेड के 33 जिले हैं, तो 33 जिले में इसके लिए कार्यालय कार्यरत है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, राज्य में वर्तमान में गन्ने का समर्थन मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल है, ये तीसरा भी सही है। चौथा को ध्यान दीजिएगा, नवीन प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम के साथ कार्यालय बनाने के लिए जो मदद लिया जा रहा है, जो ऋण लिया जा रहा है वो विश्व बैंक से नहीं बल्कि नाबार्ड बैंक से लिया जा रहा है। नाबार्ड के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में बहुत अच्छे से मैं बताया था किसी एक वीडियो में, तो वो सब नहीं देखें तो आप जरूर जाके देख लें। इसका क्या होगा, नाबार्ड बैंक होता तो सही होता, मतलब ये हमारा सत्य नहीं है। तो पांचवा, वित्तीय वर्ष 2023 में सहकारिता हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, याद देखिएगा, 1000 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ की जगह अगर ये 557 करोड़ होता, यहाँ पे लिख देता हूँ
557 करोड़ रुपए। तो ये कथन भी सही हो जाता, मतलब ये भी 4 और 5 असत्य। छठवां है कि सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर, रायपुर में और बिलासपुर में संचालित है। तो ये छठवां भी बिल्कुल सही है, मतलब 4 और 5 असत्य था, इसको मैंने करेक्शन करा दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा, 10 प्रश्नों का हमने एक्सप्लेनेशन देखा, और ये 10 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से लगभग मैंने आपका 40 क्वेश्चन तैयार किया होगा। तो इस प्रकार ऐसे हमको क्वेश्चंस का रिवीजन करना होता है ताकि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, ऑप्शंस के बारे में हम जानकारी रखें। तो बस इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा होगा, हमारा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है यहाँ पे, और आपके लिए और भी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई को अच्छे से रखें, समय बहुत कम बच गया है। अब 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मान के चलो 10 तारीख तक ही मान के चलो, उसके बाद उधर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता, बस रिवीजन करना है। तो 10 अक्टूबर तक आपको अच्छे से रगड़ के पढ़ना है, उसके बाद 2-3 दिन आप थोड़ा करेंट अफेयर वगैरह देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।